तो न्यूटन थर्ड लॉ की बच्चे हमने बात की थी, थोड़ा सा मैं रिवाइज करता हूँ तो फिर हम ना आगे मूव करते हैं, ठीक है। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। जैसा कि बच्चे हमने बात की थी कल के, इस लॉ ने ना काफ़ी सारी बातें हमें बताई। एक बात बताई थी कि फोर्सेस सिंगल इस नेचर में एग्जिस्ट नहीं करती हैं, पहली बात। दूसरा, इसने बच्चे कहा कि रिएक्शन और एक्शन जो होती हैं वो फोर्सेस ही होती हैं। और जो इसकी स्टेटमेंट बच्चे निकल कर सामने हमारे पास आई वो ये वाली थी कि हर एक एक्शन का अपोजिट एक रिएक्शन होता है। और मैंने बताया था एक्शन और रिएक्शन एक्चुअली बच्चे किस चीज़ का नाम है, फोर्सेस का नाम होता है। तो बच्चे हमने एक्शन और रिएक्शन को मान कर फिर हमने न्यूटन थर्ड लॉ को दोबारा से हमने ड्राइव किया, उसका फार्मूला डेफिनेशन जो हमने लिखी वो बच्चे क्या लिखी थी हमने, कि फोर्सेस जो नेचर में है वो हमेशा प्योर में होती हैं, जोड़े में बच्चे क्या होती है। जैसा कि एक बॉडी फोर्स लगाएगी दूसरे के ऊपर, वो फोर्स बराबर होगी, इक्वल होगी जो दूसरे ने उस पर फोर्स लगाई होगी। यानी ए टू बी एंड बी टू ए जो फोर्सेस लगी होगी बच्चे वो नेचर में क्या होंगी, एक जैसी ही होंगी हमारे पास, ठीक है। तो बच्चे अब हम बात कर लेते हैं कि हमारे पास, मैंने आपको ये बता दिया था कि एक्शन और रिएक्शन का मीनिंग क्या होता है बच्चे, ये हो गया था ना एक्शन और रिएक्शन का मीनिंग क्या होता है ना। उसके बाद बच्चे स्टार्ट कर, मान लो हमारे पास दो बॉडीज है, एक ए है और एक बॉडी बी है। ए बॉडी और बच्चे बॉडी क्या है, बी बॉडी है। हम सपोज करते हैं बच्चे कि बॉडी ए ने फोर्स लगाई बी के ऊपर, बॉडी ए ने फोर्स लगाई बच्चे किसके ऊपर, तो लिखो फोर्स exerted by body A on body B वो बच्चे कितनी होगी, इस क्या होगा उसको हम कैसे लिखेंगे, एफ बी ए लिखेंगे। क्या लिखेंगे बच्चे, एफ बी ए। इस एफ बी ए का मीनिंग क्या, फोर्स ऑन बॉडी बी बाई बॉडी ए। सिमिलरली फोर्स exerted by body B on body A। उसको बच्चे लिखने का तरीका क्या है, एफ ए बी होगा। क्या होगा, एफ ए बी हमारे पास होगा, तो उसको लिखने का मेथड होगा हमारे पास, ठीक है। अब न्यूटन थर्ड लॉ कहता है ये जो फोर्सेस लगी हैं ये अपोजिट होंगी और बच्चे क्या होंगी, इक्वल होंगी। क्या होंगी, तो लिखेंगे अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ, according to Newton third law, according to Newton third law क्या कहता है, फोर्स ए बी जो होगी ये इक्वल होगी एंड अपोजिट होगी एफ बी ए की, इक्वल होगी एंड अपोजिट होगी किसके बच्चे, एफ ए बी जो है वो बराबर होगा और इक्वल होगा एफ माइनस, आ जाओ बच्चे, एफ ए बी जो है वो बराबर और इक्वल होगा किसके, एफ माइनस बी ए के, ये इक्वल रहेगा। ये है बच्चे न्यूटन थर्ड लॉ जो हमने कल बात की थी, उसको आगे में थोड़ा सा एलिब्रेट कर दिया। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ बच्चे क्या कहता है, जो मैंने कल डेफिनेशन आपको लिखाई थी यही लिखाई थी कि फोर्स ऑन बॉडी ए बाई बॉडी बी इज इक्वल एंड अपोजिट, इज इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स ऑन बॉडी बी बाई बॉडी ए। ये है न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन बचे हमारे पास, ठीक है। इसमें कोई प्रॉब्लम आपको, तो इसका भी जो मीनिंग क्या होगा, फोर्स ऑन बॉडी ए बाई बॉडी बी बाई बॉडी बी इक्वल होगी, क्या होगी बच्चे, इक्वल होगी। क्या होगी, किसके इक्वल होगी, माइनस फोर्स ऑन बॉडी बी बाई बॉडी ए के होगी। बच्चे इसकी एग्जाम्पलें काफ़ी सारी हमारे पास, ढेर सारी एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है ना। तो एक एक करके हम एग्जाम्पल बच्चे अब इसकी डिस्कस करते हैं कि न्यूटन थर्ड लॉ की एग्जाम्पलें कहाँ कहाँ पर एप्लीकेबल हमारे पास होती हैं, ठीक है ना। बच्चे ये रब करूं, अच्छा। तो अब लिखो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स।
जो हमने सीखा है पहले उन पॉइंट्स की बात करेंगे, फिर हम ना इनके एप्लीकेशंस की बात करते हैं। देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने सीखा क्या है यहां से। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नंबर वन बच्चे क्या सीखा हमने? फोर्सेस आर ऑलवेज अकर इन प्योर किसमें बच्चे होती हैं? प्योर में होती हैं। सिंगल फोर्स डज नॉट एग्जिस्ट, सिंगल फोर्स डज नॉट एग्जिस्ट, सिंगल फोर्स एग्जिस्ट नहीं होती है। ठीक है बच्चे, सिंगल फोर्स डज नॉट एग्जिस्ट, लिखो साथ साथ लिखते रहो आप, सिंगल फोर्स डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, ये हमने फर्स्ट पॉइंट बच्चे जो हमने सीखा है। सेकंड पॉइंट बच्चे जो हमने सीखा वो क्या सीखा हमने यहां से? फोर्सेस जो होती हैं, फोर्सेस ऑन बॉडी, फोर्स असल को फोर्स ऑन बॉडी ए बाई बॉडी बी बाई बॉडी। एक काम बच्चे करते हैं हम, ऐसे मैं नहीं लिखता, एक मिनट, इसको थोड़ा सा हम अच्छे से लिखते हैं। फोर्सेस आर ऑलवेज बच्चे याद रखना, फोर्सेस जो होती हैं इक्वल होती हैं एंड अपोजिट होती है, यानी इक्वल इन मैग्नीट्यूड और अपोजिट इन डायरेक्शंस होती हैं। तो हम यहाँ पर जो लिखेंगे ऐसे लिखो, देयर आर ऑलवेज टू फोर्सेस, ऐसे ये ठीक है, देयर आर ऑलवेज टू फोर्सेस एक्टिंग, देयर आर ऑलवेज टू फोर्सेस एक्टिंग। ठीक है बच्चे, वन फोर्स is called action and other is reaction। बच्चे हम इस बात पे हम कन्फाइंड नहीं है कि कौन सा एक्शन होगा और कौन सा रिएक्शन होता है। आप किसी को एक्शन मान लो, दूसरे को उसका रिएक्शन मान लेना, सिंपल सी बात है। हम कभी ये डिफाइन नहीं करते कि ये वाली एक्शन और ये वाली रिएक्शन है, समझिए बात। इन दोनों में से कोई भी एक्शन हो सकता है, कोई भी बच्चे क्या हो सकता है, रिएक्शन हो सकता है। ठीक है ना। There are always two forces acting. One force is called action and other is called reaction. और दूसरे को हम क्या कहते हैं? ये रिएक्शन होता है बच्चे। क्या होता है? एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, इक्वल इन मैग्नीट्यूड। बच्चे मैग्नीट्यूड दोनों का क्या होगा? सेम होगा, बट अपोजिट इन डायरेक्शन। बच्चे डायरेक्शन क्या होगी दोनों की? बट अपोजिट इन डायरेक्शन। 2 पॉइंट्स हो गए। ये तीसरा पॉइंट बच्चे ये वाला बना लेना, एक्शन और रिएक्शन आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। ये हो गए 2-3 पॉइंट्स हमारे पास इंपॉर्टेंट जो पॉइंट हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है ना। तो बच्चे फोर्थ लिखते हैं, फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखते हैं इसके लिए। फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखो बच्चे, एक्शन एंड रिएक्शन। देखो एक्शन एंड रिएक्शन ऑलवेज एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज। एक्शन एंड रिएक्शन आर ऑलवेज, ये फिर समझाता हूं इसका मीनिंग बच्चे क्या। ठीक है, एक्शन एंड रिएक्शन आर ऑलवेज एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज। बच्चे हम ये कभी नहीं समझते हैं कि ये एक्शन और रिएक्शन एक ही बॉडी के ऊपर होता है। मान लो ये डस्टर है बच्चे ना, देखो सारे इधर भाई, ये डस्टर है, ये मेरे पास सिंगल बॉडी है बच्चे। क्या है? मैं इस पर एक्शन भी करूं और मैं इस पर एक्शन भी करूं, क्या ये बॉडी मूव करेगी? सोचो बच्चे ज़रा, यहाँ पर ना मैं ऐसा कुछ, मान लो ये डस्टर है हमारा, मैंने इस पर फोर्स लगाई, एक एफ फोर्स लगा दी। क्या लगा दी बच्चे? ये मैंने इस पर क्या किया? एक्शन किया। क्या किया बच्चे? अगर इसी के ऊपर हम रिएक्शन भी फोर्स लगा दें, मान लो दूसरी फोर्स हमने बच्चे रिएक्शन लगा दी, इसके ऊपर क्या लगा दी?
तो ये बॉडी कहीं मूव करके जाएगी, ये बॉडी मूव करने वाली। बच्चे मैंने आपको कल ही बताया था एक्शन और रिएक्शन का मतलब फोर्सेज। यहाँ पर आप कुछ और नहीं समझ लेना। आप बोलो आपने डस्टर को पीटा और डस्टर आगे से आपको पीटेगा, वो नहीं है। सिंगल बॉडी पर एक्शन और रिएक्शन का भी एक्ट अगर ऐसा होगा तो बॉडी मूव ही नहीं करेगी, बॉडी मूव, क्योंकि टोटल रिजल्ट बच्चे हमें क्या मिल गया है, जीरो मिलेगा। क्या मिलेगा बच्चे, टोटल रिजल्ट जो हमें आया वो जीरो मिल रहा है। इसलिए एक्शन और रिएक्शन कभी भी सिंगल बॉडी के ऊपर नहीं होते हैं। समझा गई मुझे बात, ये बात याद रख लो आप। एक्शन, जिस बॉडी ने एक्शन किया वो बॉडी रिएक्शन नहीं करेगी, रिएक्शन दूसरी बॉडी करेगी। इसलिए बच्चा हम हमेशा दो बॉडीज की बात करते हैं। कितनी बॉडीज की, कि दो बॉडीज हैं आपके पास। यानी अगर एक बॉडी ने दूसरे पर एक्शन किया तो वो दूसरी बॉडी बच्चे वापस उस पर क्या करेगी, रिएक्शन करेगी। समझ आ गया। तो बच्चे फोर्सेस जो हैं ये एक्शन और रिएक्शन हमेशा डिफरेंट बॉडीज के ऊपर एक्ट होते हैं। हो गए 4 पॉइंट बच्चे इंपॉर्टेंट। देखो लास्ट पॉइंट, 5th पॉइंट लिखो, नो एक्शन कैन अकर, नो एक्शन कैन अकर in the absence of reaction। यानी कोई एक्शन होता ही नहीं है, एक्शन क्या बेगा। ठीक है बच्चे, तो हम एक्शन कब कहेंगे, जब रिएक्शन होगा तब, ऐसे कोई एक्शन नहीं होता। ठीक है, तो बच्चे 4-5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे हमारे पास जो हमने डिस्कस किए हैं, तो आपने ये याद रखने। ठीक है ना, और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट तो है नहीं बच्चे इसमें, तो मेन यही थे हमारे पास। ठीक है, और बच्चे एग्जाम्पल इसकी देख लो, लिखो एग्जाम्पल। एग्जाम्पल लिखो इसकी, न्यूटन थर्ड लॉ की बच्चे। आप नहीं बनाना बच्चे, मैं समझाने के लिए बस बना रहा हूं। ठीक है, ये क्या बना बच्चे, ये ह्यूमन है बच्चे को। ठीक है, और ये क्या है, पानी है। पानी में तैर रहा है बच्चे, क्या कर रहा है, नहा रहा है। अक्सर जब पानी के अंदर नहाते हैं तो बच्चे हम अपने हाथों को कैसे धकेलते हैं, पीछे की तरफ, ऐसा साइड करते हैं ना। नहाए हो बच्चे, पानी के अंदर कभी गए हो, स्विमिंग पूल वगैरह दरिया वगैरह में नहाए हो कभी, तो बच्चे हम पानी को ऐसे ऐसे पीछे करते रहते हैं, साइड से। पानी हमें आगे की तरफ धकेलता रहता है। क्या करता रहता है बच्चे, हम पानी को पीछे फेंकते हैं, पानी हमें क्या करता है, आगे धकेलता है। तो ये एप्लीकेशन है बच्चे एक आगे। जब हम स्विमिंग करते हैं तो वहाँ पर न्यूटन थर्ड लॉ यूज़ होता है बच्चे। क्या यूज़ होता है, न्यूटन थर्ड लॉ क्या कहता है कि एक्शन का क्या होता है, आपने पानी को पीछे फेंका, पानी ने आपको आगे फेंका। बच्चे एक मैंने ना एक वीडियो है, आपने, मैं आप चैनल का नाम बता रहा हूँ, पक्का जाके देखना, फॉर द अल्यूर ऑफ फिजिक्स नाम है चैनल का। बाहर वाला साइंटिस्ट है बच्चे, तो वो एक्शन और रिएक्शन समझाता है अच्छे खासे तरीके से। वो क्या करता है, साइकिल के साथ ना, ये नहीं होता बच्चे जो हम कैसे रॉकेट टाइप का एक होता है वो बनाया हुआ उसने, तो वो क्या करता है, रॉकेट को ना, वो साइकिल चलाता कोई नहीं है, रॉकेट को आगे करता है, रॉकेट से धुआं पीछे की तरफ निकलता है, तो साइकिल किधर जाती है, आगे की तरफ जाती है। यानी उसने एक्शन पीछे की तरफ किया और रिएक्शन उसका ऑपोजिट हो गया, साइकिल आगे की तरफ चलना स्टार्ट हो गई। समझा गई बात। तो बच्चा हमें हर जगह देखने को मिलता है एक्शन और रिएक्शन। हम चलते हैं ना, जब हम वॉकिंग कर रहे हैं तो बच्चा ग्राउंड के ऊपर हम फोर्स लगाते हैं, जितनी फोर्स हम लगाते हैं उतनी फोर्स वापस ग्राउंड हमारे ऊपर लगाता है, तो हम आगे की तरफ पुश करते हैं। ऐसी बात है बच्चे, जब हम दौड़ते हैं तो हम ज़्यादा फोर्स लगाते हैं। रॉकेट बच्चे जो होते हैं, जब रॉकेट उसको प्रोजेक्टाइल करते हैं तो बच्चे वो क्या करता है, प्रेशर नीचे की तरफ डेवलप करता है, तो रॉकेट कहाँ जाते हैं, ऊपर की तरफ जाते हैं। तो सो मैनी एप्लीकेशंस ऑफ न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो कुछ हम लिखते हैं बच्चे, ठीक है ना, जस्ट जोक, तो समझो तो आपको आया बच्चे ना। तो जब हम नहाते हैं तो नहाते वक्त बच्चे हम क्या करते हैं, आजकल तो घरों में नहाते हैं भाई, आप कौन से वो मारना स्टार्ट हो गए हाथ, तो पानी जहाँ ज़्यादा हो वहाँ पर जब तैरना होता है, स्विमिंग जब करते हैं तो हम ऐसे ही स्विमिंग करते हैं। हमेशा हम अपने हाथों को ऐसे ऐसे करते रहते हैं, करते हैं बच्चे ऐसे कि नहीं। उससे क्या होता है, हमें आगे की तरफ पुश करने में हेल्प होती है। समझा की बात। लिखो बच्चे एग्जाम्पल लिखो, ये
देखो while swimming a man while swimming a man pushes while swimming a man pushes इधर आ गए चलो उधर बैठ while swimming a man आराम से while swimming a man pushes water backward while swimming a man pushes water backward and in turn he is pushed forward and बचे कौन सा है in turn he pushes forward अगर वो पानी को बैकवर्ड बचे पुश कर रहा है तो वो किधर पुश हो रहा है फॉरवर्ड की जा रहा है ठीक है ना ड्यू टू द रिएक्शन ऑफ वाटर बच्चे किसके रिएक्शन से वाटर के रिएक्शन से ऐसा हुआ है हो गया था बच्चे सेकंड लिखो बच्चे सेकंड देखो while walking जब हम चलते हैं while walking लिखो बोर्ड के ऊपर लिख लोगे while walking we press the ground with our feet while walking we press the ground with our feet तो बच्चे हमने एक्शन किया तो ग्राउंड हमारे पर क्या करेगा रिएक्शन करेगा ठीक है बच्चे देखो फिर था लिखा स्लाइटली स्लांटेड दो वर्ड एक जैसे आ गए बच्चे एस से ना तभी थोड़ी कंफ्यूजन हो रही है ठीक है स्लाइटली स्लांटेड इन द बैकवर्ड डायरेक्शन एक काम बच्चे आप करो ये जो मैंने लास्ट में लाइन लिखाई ना इसको कट कर दो ये जरूरत नहीं याद रखने की आप छोड़ो इसको ये आपसे भी मुश्किल है तो इसको क्या करोगे वाइल वॉकिंग वी प्रेस द ग्राउंड विद अवर फीट ओके नेक्स्ट फिर बच्चे लिखो यहां से लिखो द ग्राउंड एग्जर्ट ठीक है बच्चे द ग्राउंड एग्जर्ट एंड इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस ऑन अस बच्चे दो एग्जाम्पल समझ में आ गई हैं अच्छा ओके ओके बच्चे दिस इज इनफ ओके तो ये था न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन यहाँ तक वो प्रॉब्लम किसी को नेक्स्ट टॉपिक लिखो बच्चे नेक्स्ट टॉपिक लिखो देखो सेकंड लॉ इज द रियल लॉ ऑफ मोशन सेकंड लॉ को बच्चे हम क्या कहते हैं रियल लॉ ऑफ मोशन भी कहते हैं तो क्यों कहते हैं बिकॉज इसमें फर्स्ट लॉ भी है और इसमें थर्ड लॉ भी बच्चा तो वो हम देखेंगे प्रूफ भी करेंगे उसको हम न्यूटन सेकंड लॉ इज द रियल लॉ ऑफ मोशन करें स्टार्ट बच्चे देखो फर्स्ट लॉ कंटेन इन द सेकंड लॉ ये हमें प्रूफ करना है मुझे कि फर्स्ट लॉ जो क्या वो सेकंड लॉ में है अगर हुआ तो मतलब थोड़ा सा हम रियल लॉ की बात कर रहे हैं यानी सेकंड लॉ रियल है अगर दोनों लॉ इसमें पाए गए बच्चे सेकंड भी और थर्ड भी अगर हम इसी से कैलकुलेट कर लिए तो मतलब हमारा सेकंड लॉ ही एक्चुअल में जो लॉज है वो तीनों का सम है बच्चे क्या है वो तीनों का क्या है तो हम देखेंगे क्या फर्स्ट लॉ प्रूफ होता है सेकंड लॉ से तो बच्चे लिखो फर्स्ट लॉ कंटेंट इन द सेकंड लॉ First law contained in the second law. According to Newton, second law of motion, क्या बच्चे न्यूटन सेकंड लॉ क्या कहते हैं फोर्स किसके बराबर होती है मास इनटू एक्सेलरेशन के बच्चे किसके बराबर होती है मास इनटू एक्सेलरेशन के इफ अगर बच्चे क्या हो जाए इफ F इक्वल टू 0 अगर बच्चे फोर्स क्या हो जाए अगर F 0 हो जाएगी देन क्या होगा देन ma इक्वल टू 0 मास इंटू एक्सेलरेशन बचे 0 के बराबर हो जाएगी
मास तो जीरो हो नहीं सकता है क्योंकि वो कांस्टेंट है, तो जीरो किसको होना पड़ेगा? एक्सेलरेशन बच्चे क्या हो गई है भाई? एक्सेलरेशन जीरो होने का मीनिंग क्या है? देयर इज नो चेंज इन वेलोसिटी, देयर इज नो चेंज इन वेलोसिटी। तो बच्चा आपको पता है एक्सेलरेशन दो वजह से जीरो हो सकता है, या तो वेलोसिटी चेंज ना हो या वेलोसिटी जीरो हो। क्या हो बच्चे? तो दो कंडीशन से हमारे पास एक्सेलरेशन को जीरो करने की, एक तो अगर चेंज इन वेलोसिटी ही नहीं हुई उस वक्त भी आपकी एक्सेलरेशन जीरो होगी। देन बच्चे हम क्या कहेंगे? देन ए किसके बराबर है? जीरो के बराबर है। इसका मतलब बच्चे बॉडी कैसे मूव कर रही है? यूनिफॉर्मली मूव कर रही है। बच्चे क्या कर रही है? भाई वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, ना इंक्रीज हो रही है ना डिक्रीज हो रही है, तो कांस्टेंट वेलोसिटी होगी। फिर इसका बच्चे मतलब क्या? इट मीन्स बॉडी मूव यूनिफॉर्मली। बॉडी बच्चे कैसे मूव कर रही है? यूनिफॉर्मली मूव है, यानी यूनिफॉर्म मोशन है इसका। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। सेकंड बच्चे क्यों जीरो होगा? सेकंड, इफ v इक्वल टू जीरो, अगर बच्चे वेलोसिटी क्या हो जाए? जीरो हो जाए, उस वक्त एक्सेलरेशन बच्चे क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। क्या हो जाएगी बच्चे? अच्छा, यहाँ एक्सेलरेशन किसकी वजह से जीरो हो रही है? कि वेलोसिटी जीरो। वेलोसिटी जीरो होने का मतलब बच्चे क्या है? कि बॉडी मूव नहीं कर रही है। अगर बॉडी मूव नहीं कर रही तो वेलोसिटी जीरो होगी ना, तो बच्चे हम क्या लिखेंगे? इट मीन्स बॉडी इज एट रेस्ट। बॉडी बच्चे क्या है? इज एट रेस्ट। बच्चे हमने तो एफ को जीरो किया था भाई, हमने तो एक्सटर्नल फोर्स को ही एब्सेंट किया था। किसको किया था बच्चे? बस उससे क्या हो गया? एक्सेलरेशन जीरो होगी। एक्सेलरेशन जीरो होने से दो बातें मिल गई बच्चे हमें। कितनी बातें मिली बच्चे? क्या क्या मिल गया? कि अगर एक्सेलरेशन जीरो है तो बॉडी या तो यूनिफॉर्मली मूव कर सकते हैं या बॉडी मूव ही नहीं करती है। यही तो बच्चे न्यूटन फर्स्ट लॉ है। न्यूटन फर्स्ट लॉ बच्चे क्या कहता है? अगर एक्सटर्नल फोर्सेस एब्सेंट होंगी, क्या होंगी बच्चे? अगर एक्सटर्नल फोर्सेस क्या होंगी? एब्सेंट होंगी, तो बॉडी या तो रेस्ट में रहेगी या कंटिन्यूसली मूव करते रहेगी विद यूनिफॉर्म मोशन में। तो बच्चे इससे साबित होता है कि न्यूटन सेकंड लॉ किसको प्रूव करता है? न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को। समझ आ गया बच्चे कैसे? कि अगर आप एक्सटर्नल फोर्सेस को जीरो बनाते हो, हमने बच्चे बोली एजम्पशन मानी ना कि एवरीबॉडी कंटिन्यू इन रेस्ट, इन स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म, अनलेस इट इज कंपेल्ड बाय एन एक्सटर्नल फोर्स। अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाओगे तो बॉडी रेस्ट में रहेगी या कंटिन्यूसली मोशन में रहेगी। लिखो ये बच्चे, इसके लिए लिख लो, फिर आज इतना ही रखेंगे हम। ठीक है, लिखो। ये लिख लिया आपने? लिख लिया? लिखो, देयर इज नो एक्सेलरेशन व्हेन नो फोर्स इज अप्लाइड। इसका मतलब बच्चे कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है जब कोई फोर्स अप्लाई नहीं हो रही है। लिखा? लिखो बच्चे, नेक्स्ट लिखो। देखो, इन द absence of external forces, in the absence of external forces, in the absence of external forces, in the absence of external forces, लिखा? the body at rest, the body at rest will continue in its state of rest, in a state of rest or in a uniform motion, or in a uniform motion in a straight line, in a straight line। लास्ट लाइन लिखो बच्चे, दिस इज नथिंग बट फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। बच्चे और कुछ नहीं है बट ये क्या है? फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है। दिस इज नथिंग बट द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, हेंस फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कंटेंट इन द सेकंड लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ बच्चे किस में है? सेकंड लॉ ऑफ मोशन में पाया जाता है। ओके बच्चे?